आज हम थर्ड यूनिट के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट का नाम है क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। तो इसमें भी कई बार प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रवाद की बात करते हैं। क्षेत्रवाद क्या है? तो इसको सिंपल से समझेंगे। राष्ट्र हित की बजाय क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा महत्व देना, यानी राष्ट्रीय हितों की बजाय क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देना, यानी राष्ट्रीय हित की परवाह नहीं करना और केवल क्षेत्रीय हितों पर ध्यान देना। इसको सिंपल सा ऐसा समझ सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना को, क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव की भावना को क्षेत्रवाद कहते हैं। सिंपल अर्थों में समझा हमने इसको, यानी क्षेत्र के प्रति लगाव ज़्यादा रखते हैं। तो हमारा देश यानी भारत देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ भौगोलिक, सांस्कृतिक, भाषाई विभिन्नता विद्यमान है, यानी बहुत ज़्यादा, एक से अधिक। यहाँ क्षेत्र बहुत बड़ा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। विभिन्न प्रकार के खान पान, पहनावे, धर्म, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं हैं। एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारतीय विविधता वाला देश है। यद्यपि ये विभिन्नताएं हमारे लिए कौतूहल का कारण मानी जाती है। कौतूहल है हमारे लिए, आश्चर्य की बात है कि हम इतनी सारी विविधताओं के बावजूद एक साथ रहते हैं। ये आश्चर्य की बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार संकीर्णता के कारण, अतिवादिता के कारण, जब यानी भाषा के प्रति लगाव की भावना रखते हैं लोग, राष्ट्रीय हितों को ध्यान नहीं रखते, क्षेत्रीय हितों को ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखते, जाति के हितों को ध्यान रखते हैं, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में नहीं रखते, क्षेत्रीय हितों को यानी भौगोलिक विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आपको पता है व्यवहार नहीं करते हैं, तो शासन के लिए व्यवस्था निर्माण में समस्या पैदा हो जाती है। आज़ादी के समय हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सक्षम राष्ट्र नहीं था, क्योंकि 190 वर्ष तक यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ने भारत का क्या किया था? आर्थिक शोषण किया था। आर्थिक शोषण में कुल मिला के यहाँ के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया, विशेषकर कुटीर उद्योग धंधों को। और यहाँ से कच्चा माल आपको पता ब्रिटेन में ले जाया जाता था और वहाँ से तैयार माल भारत में सप्लाई किया जाता था। इसलिए आपको पता है औद्योगिक दृष्टि से भारत की कमर तोड़ दी थी। इसके अलावा यहाँ के संसाधनों का उन्होंने दोहन किया। इसलिए भारत आर्थिक दृष्टि से दोहन किया गया भारत का, इसलिए सक्षम राष्ट्र नहीं था, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का अत्यधिक दोहन किया और प्रांतों का असंतुलित विकास किया। असंतुलित विकास का मतलब जो प्रांत आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजों के लिए महत्व के थे, जैसे हम बंगाल की बात करेंगे, हम पंजाब की बात करेंगे, ठीक है ना, महाराष्ट्र की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, वहाँ पर तो उन्होंने विकास कराया और बाकी क्षेत्रों को उन्होंने वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। तो असंतुलित आर्थिक विकास, कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ, कुछ का विकास नहीं हुआ। विशेषकर से पूर्वोत्तर भारत की तरफ अंग्रेजों ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी केंद्र सरकार ने, संघीय सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया और अन्य उपायों द्वारा असंतुलन की इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। अब राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए कैसे किया? क्योंकि आपको पता है आज़ादी से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने ये कही थी कि भारत में भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे। इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, गठित किया केंद्र सरकार ने। इसके अध्यक्ष थे
श्री फजल अली या न्यायमूर्ति फजल अली। इसके सदस्य भी थे, ये इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सदस्य था के.एम. पणिकर और तीसरे सदस्य थे H.N. कुंजरू। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 1953 में। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की 1956 में और इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित, यानी राज्य कितने थे? 14। और केंद्र शासित प्रदेश कितने बनाए गए? केंद्र शासित प्रदेश, शॉर्टकट में लिख दिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 6। तो हमने इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास, बड़े राज्यों से छोटे राज्य बनाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यानी हमारी संघीय सरकार ने राज्य पुनर्गठन और अन्य प्रयासों द्वारा, उपायों द्वारा इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयत्न किया, किंतु प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता की कहीं पर संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कुल मिलाकर हम बात करेंगे, सोना की बात करेंगे, चांदी की बात करेंगे, तांबे की बात करेंगे, लोहे की बात करेंगे, पानी की बात करेंगे, अन्य संसाधन की उपलब्धता कहीं पर तो बहुत अधिक मात्रा में, कहीं पर नहीं थी। हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि कारण क्षेत्रीय विभिन्नताएं मौजूद रही। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के गठन की प्रक्रिया, स्वतंत्रता के बाद भी गठन की प्रक्रिया जारी रही, आज भी है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान समय में कभी 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, कभी 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। तो ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। स्वतंत्रता के बाद ये प्रक्रिया जारी रही। राज्य का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों के विलय, ब्रिटिश प्रांतों के विदेशी रियासतों के एकीकरण और राजनीतिक सामाजिक एकीकरण के फलस्वरूप हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया यानी जब भारत आज़ाद नहीं था तो उस समय इसको क्या मानते थे? ब्रिटिश इंडिया। और ब्रिटिश इंडिया में 3 तरह के क्षेत्र थे। पहला ब्रिटिश प्रांत यानी राज्य थे जिन पर अंग्रेज खुद शासन करते थे। दूसरा देशी रियासतें, जहाँ पर राजा शासन करते थे और राजाओं ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। और तीसरे थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो ये चीफ कमिश्नर यानी कुल मिला के 562 या देशी रियासत थी, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे और 8 प्रांत थे। इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्रों में दिल्ली था और बलूचिस्तान था, अजमेर मेरवाड़ा था और एक कुर्ग, 4 क्षेत्र थे। तो इन सबको मिलाकर राज्य बनाए गए, फिर राज्यों से और कई राज्य बनाए गए। तो ये प्रक्रिया लगातार जारी रही। जाति, धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष की अग्रणी छवि आदि ने भी राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रभावित किया। आर्थिक विकास का स्तर, नौकरशाही की राजनीति की प्रतिबद्धता की, जो ऑफिसर होते थे उनकी प्रतिबद्ध कमिटमेंट था कि किसी राज्य को बनाना है, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है। इसमें व्यक्ति विशेष की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, इनका भी विशेष योगदान रहा। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भौगोलिक स्वरूप कारण राज्यों के क्षेत्रीय संतुलन विद्यमान रहा। स्वतंत्रता के बाद भी ये बात आगे लगातार जारी रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये प्रश्न बनेगा
विभिन्न राज्यों की इन मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है छोटा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रांतों की किन मांगों ने, इनकी जगह क्या हो जाएगा, किन मांगों ने क्षेत्रवाद की भावनाओं को बलवती किया। तो इसमें सबसे पहले आएगी नवीन राज्यों के पुनर्गठन की मांग। राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई, क्यों की गई, इसके कारण था, एक तो सबसे पहले बात करूँगा संसाधनों की भिन्नता। क्यों की गई ये मांग, प्राकृतिक संसाधनों की भिन्नता। भिन्नता के कारण की गई, क्योंकि संसाधनों को प्राप्त करना था। दूसरा कि क्षेत्र बड़े बड़े राज्य थे, उनका संतुलित विकास नहीं हो रहा था। बड़े बड़े राज्य बनाए गए तो उनका क्या नहीं हो रहा था, संतुलित किसी क्षेत्र का। जैसे हम बात करेंगे राजस्थान में, हम बात करें जयपुर का, और आपको पता है अलवर का, भरतपुर का, इनका बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। लेकिन जो आप बाड़मेर की बात करेंगे, जैसलमेर की बात करेंगे, नागौर की बात करेंगे, वहाँ पर कम क्षेत्र विकास हुआ है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन के कारण भी आपको पता है कि छोटे राज्यों की मांग की गई, इसलिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके अलावा भाषा की विविधता थी, भाषाई विविधता। भाषाई विविधता के कारण एक राज्य में कई भाषाएं बोली जाती थी, और भाषाई विविधता के कारण आपको पता है कि एक क्षेत्र का संतुलित विकास हो रहा था, लेकिन दूसरे क्षेत्र का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भाषा का कम्युनिकेशन नहीं था। एक राज्य में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते थे, बड़े बड़े राज्य थे, तो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की भाषा को जानते नहीं थे, कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो एकता की भावना भी नहीं थी और विकास भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए लोगों ने मांग की कि भाषा के आधार पर छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए। तो पुनर्गठन की मांग की गई, यानी बड़े राज्यों से छोटे राज्यों की मांग की गई, नए राज्यों की मांग की गई। उसके बाद नवीन राज्यों के निर्माण की मांग इसी से जुड़ी है। नवीन राज्यों के निर्माण की मांग क्यों उठी, क्योंकि मैंने आपको विशेषकर से मैंने आपको पहले बताया क्षेत्रीय संतुलन था। आर्थिक दृष्टि से भाषा, एक क्षेत्र में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, तो इस कारण भी आपको होता है कि नए नए राज्यों की मांग उठी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1960 में। अब पहले एक राज्य था बम्बई। बम्बई आजकल मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, लेकिन पहले बम्बई प्रांत था, यानी राज्य था, प्रांत। अब इसमें दो प्रकार की भाषा बोलते थे, मराठी और गुजराती। मराठी विशेष रूप और गुजराती। तो भाषा के आधार पर 1960 में मराठी भाषा बोलने वालों को महाराष्ट्र बना दिया, महाराष्ट्र। और जहाँ गुजराती बोली जाती तो उसको गुजरात बना दिया। तो बम्बई से दो राज्य बन गए 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात। उसी प्रकार हम बात करें 1966 में। पंजाब। अब पंजाब में पंजाबी हरियाणवी भाषा, तो पंजाब से हरियाणा अलग राज्य बना दिया, हरियाणवी भाषा के आधार पर, यानी HR नया राज्य बना दिया 1966 में। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे 1900 और बहुत सारे राज्यों की बात करेंगे हम। 1967 में भी कई राज्य बने। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे 1952 में मद्रास से एक राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। सबसे पहले राज्य बना था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर। ये GK में प्रश्न पूछा जाता है, मद्रास से बना था। और इसी से आपको पता है 2014 में तेलंगाना राज्य बन गया।
उसके बाद 2000 में 3 राज्य बने। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। दो 2000 में बिहार से झारखंड बना। दो 2000 में ही उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल बना, जिसको वर्तमान समय में उत्तराखंड बोलते हैं। उन्नीस सौ 70 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में असम से अलग होकर त्रिपुरा और मणिपुर बने। 1987 में असम से अलग होकर आपको तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने। इस प्रकार नए नए राज्यों की मांग उठ रही है, आज भी उठ रही है। तो उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की मांग की गई। केंद्र और राज्यों के मध्य अनुच्छेद 246 के अंतर्गत यानी 99 विषयों पर कानून कौन बना, जिसको 97 से बोलते हैं वर्तमान समय में, कानून कौन बनाएगी? संघ सरकार। और 66 विषयों पर कौन बनाएगी? यानी अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची में 97 विषय पर संघ सरकार बनाएगी और 66 विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी। किंतु राज्य आज भी मांग कर रहे हैं कि उनको अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए और ज़्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसमें पंजाब विशेषकर से, पंजाब ने मांग की, असम ने मांग की, ठीक है ना, नागालैंड ने मांग की। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण संबंधी विवाद, जिसमें नदी जल विवाद की हम बात करेंगे। राज्यों के मध्य नदी जल विवाद चल रहे हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, केरल है, ठीक है, ये सारे, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। इनके मध्य आपको होता है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, यानी नदी को जल के लेकर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। और केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने की मांग उठ रही है, क्योंकि राज्यों के आर्थिक संसाधन सीमित होते हैं, तो अपनी विकास योजनाओं के लिए उनको केंद्र पर अधिक से अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए ये मांग कर रहे हैं। अधिक राजनीतिक सहभागिता का दावा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक राजनीति में सहभागिता का नागरिक दावा कर रहे हैं, उनको सहभागिता मिलनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न प्रांतों की किन मांगों ने क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया, तो इसका डिटेल आगे होगा। तो आप छोटा प्रश्न, राज्य पुनर्गठन की मांग ने, नवीन राज्यों के निर्माण की मांग ने, भारतीय संघ में अधिक स्वायत्तता की आकांक्षाएं, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण संबंधी विवाद, उसके बाद केंद्र में अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने की बात और अधिक राजनीतिक सहभागिता की दावा की बात ने आपको होता है क्षेत्रवाद की भावना को बलवती किया है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद क्या है। क्षेत्रवाद को मैंने आपको थोड़ा सा पहले समझाने का प्रयत्न किया था। तो उसमें दे रखा है, अब क्षेत्रवाद का अर्थ दे रखा है, क्षेत्रवाद का उद्देश्य दे रखा है। स्थानीय निवासी यानी क्षेत्र विशेष के निवासियों द्वारा, स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में, यानी राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष या प्रांत से लगाव, उसकी प्रोन्नति यानी उसके अधिक विकास के विशेष प्रयास क्षेत्रवाद की श्रेणी में आते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। यानी स्थानीय निवासियों द्वारा संघ या राज्य की तुलना में क्षेत्रीय हितों को या प्रांत से के हितों को ज़्यादा महत्व देना क्षेत्रवाद कहलाएगा। क्षेत्रवाद का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रवाद का उद्देश्य अपने संकीर्ण क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना। जैसे राजस्थान के लोगों में हो सकते हैं, असम के, विशेषकर से ये महाराष्ट्र में और असम में असम के लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है। ये ऐसी प्रवृत्ति जिसमें क्षेत्र विशेष के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों की अन्य से यानी अन्य राज्यों से अधिक मांग करते हैं। तो पंजाब मांग कर रहा है, ये अलग ज़्यादा अधिकारों की मांग कर रहा है। उस प्रकार असम के लोग करते थे,
असम के लोग मानते थे कि बाहरी राज्यों से कोई लोग वहाँ चले जाते हैं तो उनको बाहरी लोग मानते हैं, उनको वहाँ से निकालते हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शिवसेना का उदय हुआ, वह यही कहती है कि महाराष्ट्र केवल मराठियों के लिए है। तो इस प्रकार वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए लोगों के लिए अधिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों की मांग करते हैं। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं और असमानताएं। प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं हैं। प्रकृति प्रदत्त भिन्नताओं का कारण ये है कि भारत में देखो, आपको पता है, जब भूगोल में आप पढ़ते हो तो इसका डिटेल में आपको बता देता हूँ कि भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। पहला ये हो गया। गंगा सिंधु का मैदान, गंगा सिंधु का विशाल मैदान है। तीसरा, दक्षिण भारत, दक्षिण पठार की हम बात करेंगे। और चौथा हम बात करेंगे मध्य भारत का रेगिस्तान। तो इन चारों क्षेत्रों की भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न हैं। इनकी सबकी क्या है? भौगोलिक दशाएं भिन्न भिन्न हैं। और इनके लोगों के जो इनके लोगों से, उत्तर के लोगों का गंगा सिंधु के विशाल मैदान के लोगों का, दक्षिण पठार के लोगों का, मध्य भारत के लोगों का आर्थिक स्तर अलग अलग है, अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग खान पान है, पहनावा है। यानी एक क्षेत्र के लोगों और दूसरे क्षेत्र के लोगों में विभिन्न स्तरों पर, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खान पान, पहनावा इत्यादि की दृष्टि से भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इनकी समस्याएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों की भिन्न लोगों की समस्याएं अलग है, गंगा सिंधु के विशाल मैदान के लोगों की समस्या अलग है, दक्षिण पठार और मध्य भारत के लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं। तो ये उन समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर चाहते हैं, उन समस्याओं का समाधान हो। तो इसलिए ये क्षेत्र विशेष यानी अपने क्षेत्र के प्रति लगाव की भावना ज़्यादा रखते हैं। और क्षेत्र विशेष यानी इनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं और समस्याएं अलग अलग हैं। तो उन समस्याओं का समाधान ये स्थानीय स्तर पर चाहते हैं। इसलिए इसमें आपको बताए भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण, भौगोलिक विभिन्नताओं के कारण आपको बताए कि भारत में क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ावा मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रशासन द्वारा संसाधनों के वितरण का अभाव, यानी संसाधनों का वितरण का अभाव या प्रशासनिक भेदभाव किया जा रहा है। अब प्रशासनिक भेदभाव क्यों रहा है कि जैसे ज़्यादातर विशेषकर से आपको ये तो पता है कि भारत में संसाधनों का अभाव है, कहीं पर बहुत ज़्यादा संसाधन है, कहीं पर संसाधन नहीं है। लेकिन जो अधिकारी रहे, प्रशासन ने क्या किया कि जब भी भारत में योजनाएं लागू हुई, जैसे पंचवर्षीय योजना लागी, हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि पर बल दिया गया, उद्योगों पर भी बल दिया गया, तो और आपको पता है जो सिंचाई परियोजनाओं पर भी बल दिया गया, सिंचाई परियोजनाओं पर भी बल दिया गया, रोजगार पर भी बल दिया गया। लेकिन प्रशासन ने, जैसे हम बात करेंगे इन योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में ज़्यादा ध्यान दिया।
यहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग धंधे लगाए, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया। कृषि के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा की हम बात कर सकते हैं, बहुत अन्य क्षेत्रों से आगे निकल गए। तो ये प्रशासन के भेदभाव के कारण है, जबकि प्रशासन को यह करना चाहिए कि जहाँ कम संसाधन है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रशासनिक भेदभाव के कारण जिन क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हुआ, उनके लोगों के मन में ये दुर्भावना उत्पन्न हुई कि कुछ राज्यों का तो विकास प्रशासन के भेदभाव के कारण बहुत ज़्यादा हुआ है और कुछ राज्यों का यानी कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। तो जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ वहाँ के लोगों में क्षेत्र विशेष की भावना उत्पन्न हुई कि हमारे क्षेत्र का भी बहुत ज़्यादा विकास होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय हितों के बजाय क्षेत्रीय हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देना प्रारंभ कर दिया। हम 3-4 कारण देखेंगे, ज़्यादा कारण नहीं देखेंगे। तो मैंने आपको 2 महत्वपूर्ण कारण बता दिए, प्रकृति प्रदत्त भिन्नताएं, असमानताएं और प्रशासन द्वारा संसाधनों के वितरण या प्रशासनिक भेदभाव। उसके अलावा हम बात करेंगे, एक ऐतिहासिक कारण है, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी है। ऐतिहासिक कारण ये है कि मैंने आपको पहले बताया कुछ राज्य बहुत बड़े थे, तो वहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन के कारण छोटे छोटे राज्यों की मांग उठने लगी। जैसे मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, नागालैंड से, और राजनीतिक कारणों से भी आपको बताया ये क्षेत्र विशेष की मांग उठने लगी। इसके अलावा हम बात करें तो राज्यों के आकार में समानता, बड़े बड़े राज्य थे, या इसको एक कारण और मान सकते हैं भाषाई विविधता। ये भाषाई विविधता, तो भाषाई विविधता मैंने आपको बताया, अभी इसमें 2-3 उदाहरण आप दे सकते हो कि भारत में बहुत ज़्यादा भाषा बोली जाती थी, एक राज्य में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। तो क्षेत्र का समुचित विकास करने के लिए आपको बताया 1960 में, और मैंने आपको 66 में बताया पंजाब का विभाजन हो गया, हरियाणा का विभाजन हो गया, और भी कई राज्य बने। तो उसका आप उदाहरण दे सकते हो कि छोटे राज्यों की मांग की गई भाषा के आधार पर, ताकि उन क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। आज की वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी का कल।